हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी नोट्स फॉर ऑनलाइन स्टडी चैनल। आप सबके अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट पेपर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर को आप सभी लोगों के सामने लाई हैं, जो कि आपके लेटेस्ट है, यानी 10 जनवरी 2025 का। अभी इसी पीडीएफ में मैंने आपको 9 जनवरी का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करवाया है। यानी इस पीडीएफ को, ये जो पीडीएफ है आपको देने वाले हैं, जिसमें कि 9 जनवरी का और साथ ही साथ 10 जनवरी का दोनों का पीडीएफ आपको मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का। तो जल्दी से सब लोग एक बारी लाइव आ जाइए। ऑडियो विजुअल क्लियर है या नहीं, एक बारी जल्दी से कंफर्म कर दीजिए। स्टार्ट करेंगे यहाँ पर क्वेश्चंस के साथ में, ठीक है। जल्दी से एक बार थम्स अप कर दीजिए अगर आप सभी को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। गौरव, मोना, प्रॉपर आ रही है मेरी वॉइस? सोनम, रेनू, कीर्ति। स्टार्ट करते हैं यहाँ पे यूजीसी नेट 10 जनवरी 2025 का क्वेश्चन पेपर। आप देखते हैं कि 10 जनवरी को जो क्वेश्चन पेपर आया था, अगर आपके एग्जाम में आ जाता तो आप कितने क्वेश्चन के सही आंसर कर पाते। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी के सामने, टाइम स्टार्ट कर रहे हैं अब। आंसर करिएगा। इनमें से OSI सतहों का सही क्रम व्यवस्थित कीजिए। ICT का एक क्वेश्चन है। डाटा लिंक लेयर, फिजिकल लेयर, नेटवर्क लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। क्वेश्चन नंबर 1 ये रेनू क्वेश्चन पेपर है 10 जनवरी 2025, यानी रिसेंटली जो लास्ट एग्जाम हुआ है उसका क्वेश्चन पेपर 1 आपके सामने। यहां से आपको पता चल जाएगा एग्जाम में कैसा लेवल आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 OSI लेयर के बारे में। थैंक यू गौरव, मोना, ठीक है। आंसर देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही आंसर। सबसे पहले क्या आएगा, जब हम OSI लेयर्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या आता है, फिजिकल लेयर आता है। फिजिकल लेयर के बाद डेटा लिंक लेयर आ गया, फिर नेटवर्क लेयर आ गया, फिर आ गया प्रेजेंटेशन लेयर और फिर एप्लीकेशन लेयर। याद रखिएगा, जो PYQ है वो कई बार रिपीट भी होते हैं। 50% क्वेश्चन पेपर PYQ से आता है। बस अंतर ये रहता है, क्या डिफरेंस रहता है कि उनका फॉर्मेट चेंज हो सकता है। कभी कभी सेम फॉर्मेट यानी सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाता है, या कभी कभी उसको ये लोग मैचिंग में कर देंगे, या हो सकता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कर दें, ठीक है ना। इस तरीके से थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 आंसर करना शुरू करिए। अब टाइम स्टार्ट हो चुका है। आर्टिफिशियल वेटलैंड, आपको वेटलैंड के बारे में पता है। वेटलैंड इज सिचुएटेड इन आर्टिफिशियल OSI जो अभी आपने देखा उसका फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन था। ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। आर्टिफिशियल वेटलैंड। क्वेश्चन नंबर 2 करेक्ट आंसर है ए, केवलादेव नेशनल पार्क। केवलादेव घाना नेशनल पार्क कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल वेटलैंड है। ये भारत के राजस्थान में है। एक पक्षी अभ्यारण्य है। इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। साइबेरियन साइरस यहाँ पर मुख्य रूप से प्रवासी पक्षी के रूप में पाया जाता है। अभी इन्होंने ये पूछा आर्टिफिशियल के बारे में। अगर आपसे पूछा जा सकता है कि इस समय इंडिया में कितने वेटलैंड है, कितने वेटलैंड है बता सकते हैं? कितने वेटलैंड है? 1307 टोटल मिला के। अगर हम वेटलैंड की बात करें 1307। वेटलैंड क्या होता है? वेट क्या होता है? गीला, गीली मिट्टी, या हम जिसको दलदली भूमि भी कह सकते हैं। दलदली भूमि होती है ना जो, उसको हम कहते हैं। तो टोटल मिला के इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो वो कितनी है आपकी? वेटलैंड है 1307। रामसर साइट्स है। रामसर साइट इसी से ही रिलेट करती है वेटलैंड से। रामसर साइट्स
तो रामसर साइट कितनी है इस टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे 89 है इंडिया में। जो लेटेस्ट डेटा है करंट अफेयर से आप लोग ले लीजिएगा, क्योंकि इस समय करंट अफेयर से पूछा जा रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में लार्जेस्ट वेटलैंड कौन सा है, सबसे बड़ा, तो कौन सा है, सुंदरवन। लार्जेस्ट की बात करें, नोट डाउन करते जाइएगा, लार्जेस्ट अगर वेटलैंड की बात करते हैं तो इंडिया में कौन सा है, सुंदरवन। ठीक है, तो वेटलैंड से इस समय क्वेश्चन आ रहा है, वेटलैंड की थीम कौन सी है, कितने वेटलैंड है, ये जो आपका रामसर साइट है वो कितनी है। ठीक है, तो चलो आईसीटी की मैं कोशिश करूंगी आज आपको जो एमसीक्यू की पूरी मैराथन करवा दूंगी शाम को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। शाम को आईसीटी करवा देंगे। ठीक है, चलिए आंसर करना शुरू करिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने। क्वेश्चन क्या है कि इनमें से क्या पारस्परिक शिक्षण तथा अधिगम सामग्री के सृजन के लिए, क्रिएशन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी अगर हमें इंटरैक्टिव टीचिंग करनी है, लर्निंग मटेरियल प्रिपेयर करना है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। आज ये जो क्लास है ये आपके क्वेश्चन पेपर की क्लास है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस नहीं है बल्कि अभी जनवरी 2025 का क्वेश्चन पेपर है। ये देख लीजिए, जिनको भी अभी एग्जाम देना है, चाहे आपका जून का एग्जाम हो, चाहे आपका दिसंबर का एग्जाम हो, या फिर नेक्स्ट 2026 का एग्जाम हो, ये जितने भी एग्जाम है उसमें ये PYQ इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, लेट्स सी द आंसर। ऑप्शन नंबर डी, ABCDE। अगर हमें जो है इंटरेक्टिव टीचिंग करनी है, अगर हमें लर्निंग मटेरियल को प्रिपेयर करना है, तो जीनियली इसके लिए इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर बी, लर्निंग एप्स का इस्तेमाल करेंगे। इंटरेक्टी का करेंगे, H5P का इस्तेमाल करेंगे, एजुका प्ले का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4। बता सकते हैं कि कौन से यूनिट का क्वेश्चन है ये। मोस्ट वेलकम अब्दुल्ला। क्वेश्चन नंबर 4, यूनिट बताते चलिएगा, कौन सा यूनिट लग रहा है आपको। मैराथन अच्छा होता है ना। अच्छा, उसमें भी कई बार ऐसा हो जाता है कि वन लाइनर क्वेश्चंस अगर मैं आप लोग को शॉर्ट में प्रोवाइड करती हूँ या डायरेक्टली भी प्रोवाइड करती हूँ, कुछ लोग का कहना है कि मैम इसका डिस्क्रिप्शन नहीं होता। तो भाई आपको पता है कि काफी समय से हमारी क्लासेस चल रही हैं, थ्योरी क्लासेस चल रही हैं, MCQs भी करवा रहे हैं आपको, रिवीजन क्लासेस भी चल रही है, क्वेश्चन पेपर भी चल रहे हैं। तो आप लोग अंडरस्टैंड करिए इस चीज को कि जो आपके वन लाइनर क्वेश्चन है सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के लिए कि याद रहे, बाकी थ्योरी क्लासेस आप लोग देख सकते हो। चलिए, रेनू ने कहा है A, क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट आंसर है B। यानी बोन कन्वेंशन किससे रिलेट करता है। बोन कन्वेंशन है प्रवासी प्रजाति संरक्षण, माइग्रेटरी स्पाइसीज कंजर्वेशन से। साइट किसे रिलेट करता है, साइट है संकटग्रस्त प्रजातियों में व्यापार, ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पेसीज। और अभी समय संधारणीय विकास से रिलेट करता है, कन्वेंशन डेवलपमेंट। और नागोया किससे संबंधित है, जैव विविधता से। ये चीज आपके सामने आ सकती है कि कौन सा आपका नागोया कन्वेंशन किससे रिलेट करता है, बोन कन्वेंशन किससे है, क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। सेम चीज है, या तो मैचिंग में आएगा या स्टेटमेंट में आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जितनी भी यूनिट्स हैं एटलीस्ट आप लोगों को पता होनी चाहिए। यूनिट पता चल गई तो आंसर कर लोगे, अदरवाइज कंफ्यूज रहोगे कि कौन सी जगह से क्वेश्चन आया हुआ है। जुलेखा बेटा आंसर करो, ठीक है, आंसर करते चलो। क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, क्योंकि बिना क्वेश्चन पढ़े आप आंसर नहीं कर पाएंगे। सेमेंटिक मेमोरी, इनमें से क्या अर्थगत स्मृति को द्योतित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट सेमेंटिक मेमोरी। और लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, इनमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो सकते हैं। सोनम ने कहा है सी, देखते हैं सी सही है कि नहीं। बेटा बी ऑप्शन सही है। सेमेंटिक मेमोरी सामान्य विश्व ज्ञान से है, जिसे मनुष्य पूरे जीवन भर संचित करता है।
इट इज द स्टूडेंट जनरल नॉलेज अबाउट द वर्ल्ड। ये विश्व के विषय में छात्र का सामान्य ज्ञान है। यह सामान्य ज्ञान अनुभव में गुदा है और संस्कृति पर निर्भर है। यह विश्व के विषय में छात्र का सामान्य ज्ञान है। सेमेंटिक मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ये रिफरेंसिंग स्टाइल है। क्वेश्चन नंबर 6 आप सभी के सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्मेट ऑफ हार्वर्ड स्टाइल रिफरेंसिंग? कौन हार्वर्ड शैली संदर्भन का एक प्रारूप है? अर्पित सही है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 6 रेफरेंसिंग स्टाइल आएगा ही आएगा। या तो स्टेप्स पूछे जाएंगे या इस तरीके का पूछा जाएगा कि कौन सा हार्वर्ड शैली संदर्भन का एक प्रारूप है, या इस समय एपीए के स्टेप्स पूछे जा रहे हैं। एपीए के स्टेप्स, एमएलए के स्टेप, या इनके फुल फॉर्म स्टेप्स, या फिर फुल फॉर्म आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एपीए शैली। एपीए का फुल फॉर्म कोई बता सकता है? एपीए का फुल फॉर्म, एमएलए का फुल फॉर्म, IEEE का फुल फॉर्म। आपको ये देखना है, ये देखो, ये मैंने आपको रिसर्च की थ्योरी में करवाया था। रेफरेंसिंग स्टाइल आपको बताई दी कि कौन कौन सी रेफरेंसिंग स्टाइल होती है। उसका पीडीएफ उठा के आप लोग पढ़ो। और उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि कभी कभी ये लोग क्या करते हैं, उस रेफरेंसिंग स्टाइल से रिलेटेड ये लोग एग्जाम्पल दे देते हैं और आपसे कहते हैं कि भाई आंसर करिए कि कौन सी रेफरेंसिंग स्टाइल या साइटेशन स्टाइल है। तो कौन कौन सी होती है? एपीए होती है, एमएलए होती है, शिकागो होती है, तुराबियन होती है और IEEE होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं, ये सारी की सारी रेफरेंसिंग स्टाइल है। एपीए का फुल फॉर्म अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। एमएलए का मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन। हार्वर्ड में बात करते हैं हार्वर्ड स्टाइल की, तो वहां एपीए शैली आती है, शिकागो स्टाइल भी आती है। IEEE का फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स। पूछा जा सकता है कौन कौन सी संदर्भ की शैली है, क्या होता है। ठीक है, MHRA क्या चीज है, जिसमें नोट्स, बिब्लियोग्राफी, ये सारी चीजें आती हैं। तो इसको आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक बार गूगल उठाओ और उस पर चेक करना शुरू करो। जितना ज्यादा आप सर्च करोगे उतनी ज्यादा नॉलेज बढ़ेगी। सबके पास एंड्रॉइड फोन है, इस्तेमाल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 एनवायरमेंट का एक क्वेश्चन आपके सामने। एपीए स्टाइल मैंने आपको बताई, एमएलए स्टाइल बताई, इन सबका फुल फॉर्म बताया। सबके पास एंड्रॉइड फोन है, सिंपल सा गूगल पे सर्च करो, वो रेफरेंसिंग स्टाइल इन रिसर्च, वो आपको फुल फॉर्म दे देगा। आपको एग्जाम्पल भी पूछ लोगे तो एग्जाम्पल भी बता देगा, आपको समझ में आ जाएगा सब कुछ। थोड़ा बहुत हमें खुद से भी सर्च करना पड़ेगा, बाकी चाहो तो थ्योरी क्लासेस में पूरी की पूरी पीडीएफ अवेलेबल है, डिटेल में पढ़ लेना। द इंक्रीज इन बायोमास बाई एन एनिमल इज कॉल्ड। किसी पशु के द्वारा बायोमास में वृद्धि को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 ऑप्शन नंबर बी ग्रॉस सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सकल द्वितीयक उत्पादकता। किसी पशु के द्वारा बायोमास में वृद्धि को सकल द्वितीयक यानी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी के सामने सव्यभिचार से संबंधित। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सेड अबाउट द फैलेसी ऑफ सव्यभिचार? इरेगुलर मिडिल टर्म। सव्यभिचार कहाँ होता है? जहां अनियमित मध्य पद हो। तर्क दोष के बारे में क्या कहा जा सकता है? क्वेश्चन नंबर 8 जो चीजें क्वेश्चन पेपर में रिसेंटली पूछी जाए उनको अपने पास नोट डाउन कर लो और गूगल पे सर्च कर लो। क्वेश्चन नंबर 8 सही आंसर है डी, ये विभिन्न विरोधी निष्कर्षों में फलित होता है। सव्यभिचार, अनियमित मध्यपद, तर्क दोष विभिन्न विरोधी निष्कर्षों में फलित होता है। क्वेश्चन नंबर 9
आंसर करिए फैलेसी का एक क्वेश्चन आपके सामने। कितना टाइम बचा एग्जाम में? आप में से कोई बता सकता है? केवल पुरुष के पास अमर आत्मा है, कोई महिला पुरुष नहीं है, अतः किसी महिला के पास अमर आत्मा नहीं है। एग्जाम आने में एक महीना मुश्किल से एक महीना बचा होगा, और उस एक महीने में हमें पूरी चीजें कवर करनी है, रिवीजन करना है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, अगर हम इसको नहीं सॉल्व कर पा रहे तो सोचो अगर लेटेस्ट पेपर और आ गया, इसी के जैसा ही आएगा, सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन पेपर, जैसे डिफिकल्ट लेवल ये लग रहा है ना, वही डिफिकल्टी लेवल आएगा। तो हमें दिमाग लेकर चलना है कि फैलेसी पूछी जा रही है, एनवायरनमेंट से प्रोटोकॉल्स पूछे जा रहे हैं, या रेफरेंसिंग स्टाइल पूछी जा रही है। इन सबको गूगल पे सर्च करो, छोटे छोटे नोट्स बना लो। इसीलिए मैं वन लाइनर आप लोगों को देती हूँ कि जो चीज ज्यादा डिटेल में अगर समझ में नहीं आती तो शॉर्ट में समझ में आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने, ऑप्शन नंबर बी ट्रिकेस्टर। न्यायशास्त्र के अनुसार छल के 3 भेदों में से एक माना जाता है ट्रिकेस्टर। जब वक्ता के साधारण रूप से कहे गए कथन में दूसरे पक्ष के द्वारा अभिप्रेरित कथन अर्थ से अन्य अर्थ की कल्पनाओं से केवल चक्कर में डालने के लिए की जाए तो उसे वाव छल या तर्क दोष भी कहते हैं। केवल पुरुष के पास अमर आत्मा है, दूसरा ला दिया कोई महिला पुरुष नहीं है, घुमा दिया क्वेश्चन को कि किसी महिला के पास अमर आत्मा नहीं है, क्वेश्चन को घुमाने के लिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 10। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इस समय आप सभी लोग इस बारे में अवेयर हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बारे में सिंक्रोनाइज होती है और इसके बारे में क्या क्या चीजें हैं। क्वेश्चन नंबर 10, एजुकेशन का। चलिए मैं कोशिश करती हूँ, ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर करिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के टूल पूछ लिए जाएं, कौन से ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो इस समय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराते हैं? इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, ग्रीन प्रोसेस, लैक ऑफ पर्सनल कॉन्टेक्ट, ऑलवेज बेटर ऑडियो एंड वीडियो क्लैरिटी। क्वेश्चन नंबर 10, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के एडवांटेज क्या हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, ए एंड बी ओनली। ए यानी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, जहां तक भी हमारी बात नहीं पहुंच पा रही उन लोगों से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा ग्रीन प्रोसेस है, बढ़ती उत्पादकता, हरित प्रक्रिया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लाभ हैं, आधुनिक संचार तकनीक है जिसके माध्यम से 2 या अधिक स्थानों में एक साथ ऑडियो वीडियो के माध्यम से कई लोग जुड़ सकते हैं। ग्रीन प्रोसेस है यानी इससे पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंच रहा है। लैक ऑफ पर्सनल कांटेक्ट, जब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो हम पर्सनल कांटेक्ट करते हैं तो वो चीज गलत होती है। हमेशा वीडियो क्लैरिटी, ऑडियो क्लैरिटी मिलेगी नहीं, क्योंकि टेक्निकल चीजें हैं तो कभी कभी एरर आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 11, रीजनिंग का एक क्वेश्चन आपके सामने, आंसर करना शुरू करिए अब। क्वेश्चन है 6810811296। मैं पूरी कोशिश करूंगी रेनू। बाकी एजुकेशन का ग्रुप है बेटा, निवेदिता टेलीग्राम ग्रुप संभाल रही है, ठीक है। एजुकेशन की बहुत अच्छे क्वेश्चंस डालती है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि टेलीग्राम में एजुकेशन ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो। कंप्यूटर साइंस और पेपर 1 के लिए चक्ष, निवेदिता कांटेक्ट कर सकते हो। सेम ऐसे ही सोशियोलॉजी की भी डेली बेसिस पे क्विज़ेस चल रही है, सनी करवा रहा है, उसको भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। चलो 6810811296। क्वेश्चन नंबर 11, क्या हो रहा है यहाँ पे? 6 + 2 8, 8 में कितना 13.5 का मल्टीप्लीकेशन हुआ, फिर 108 इंटू 12 मल्टीप्लीकेशन हो रहा है और 11। लेकिन यहाँ पर एनटीए ने इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया है और शायद इसका रीजन यही है कि इन्होंने यहाँ पर जो डिजिट्स दी हैं वो गलत है, यानी जो मेथड सॉल्व करने का है वो गलत है, इसलिए इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर दिया गया है।
ठीक है, इसलिए इसको क्वेश्चन को नहीं लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, एनवायरमेंट का देखो, एनवायरमेंट से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी 3 क्वेश्चन हो चुके हैं, 3-4 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल टाइप हेल्प इन एक्टिविटी अर्थवॉर्म, इनमें से कौन सी मृदा प्रकार केंचुओं के क्रियाकलाप में सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, लोमी, ग्लेड, रेंजिना, पोर्टजोल। यानी इस समय ये लोग सॉइल से क्वेश्चन डाल रहे हैं कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 12 सही आंसर देखिए ऑप्शन नंबर ए, बी, सी। जहां पर हम बात करें केंचुओं की तो उसके लिए जो बेस्ट है, क्रियाकलाप में मदद करते हैं लोमी मृदा, ग्लैड मृदा और ऑप्शन नंबर सी रेंजिना। बिल्कुल अलग टॉपिक डाला इन्होंने यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 13 रीजनिंग का एक और क्वेश्चन है, देखते हैं कितने लोग सही करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। यहां लिखा है अगर हम P को KVZP और 4 को ULFI लिखते हैं तो THIS दिस को हम कैसे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, देखते हैं सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। टी का विपरीत जी, एच का विपरीत एस, आई का विपरीत आर और एस का विपरीत एच, तो विपरीत जा रहे हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर बिल्कुल सही है रेनू, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 14 कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है, मास कम्युनिकेशन। टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। व्हाट इज मास कम्युनिकेशन, जन प्रवाद संप्रेषण क्या है। मास कम्युनिकेशन है, फॉर्म बेस्ड कम्युनिकेशन है, फॉर्मल कम्युनिकेशन है, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 14 सही आंसर है डी। मास कम्युनिकेशन अनौपचारिक या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। यह एक रणनीतिक संचार प्रक्रिया है जो संगठन और उनके जनता के बीच में पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंध बनाती है। एक क्या है, एक इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। क्वेश्चन नंबर 15 रिसर्च एप्टीट्यूड से एक क्वेश्चन आपके सामने। अब हमने टीचिंग देख लिया, कम्युनिकेशन देख लिया, एनवायरनमेंट देखा, आईसीटी देखा, बट रिसर्च से कैसा क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी अप्लाइड इन अ क्वालिटेटिव रिसर्च मैथोलॉजी। गुणात्मक शोध प्रणाली में किन चीजों को लाया जाता है। दो तरीके की है, गुणात्मक और मात्रात्मक। इन्होंने किसकी बात की है, गुणात्मक की बात की है। गुणात्मक शोध प्रणाली लागू की जाएगी। एम्पिरिज्म, एम्फेसिस ऑन डिस्क्रिप्शन ऑफ वेरिएबल, रैशनलिज्म, स्ट्रक्चर, रिगिड मेथड, इन्वेस्टिगेटिंग एक्सपीरियंस, मीनिंग, परसेप्शन एंड फीलिंग। जब भी हमें किसी चीज की डीपली जानकारी चाहिए, ठीक है, प्रैक्टिकल जानकारी चाहिए, डायरेक्टली हम उनसे जाकर मिल रहे हैं, हम उनसे जो है उनकी जानकारी ले रहे हैं, वहां पे क्या होगा, गुणात्मक होगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर डी यानी ऑप्शन नंबर ए अनुभववाद। हम फील्ड पे गए तो फील्ड भी किस में आएगा, गुणात्मक शोध में आएगा। उसके बाद ऑप्शन नंबर बी चरों के वर्णन पर बल। ऑप्शन नंबर बी के बाद ऑप्शन नंबर ई अनुभवो अर्थो प्रत्यक्षो, अनुभूति अन्वेषणा करना। जहां पर भी फीलिंग्स आ गई, एक्सपीरियंस आ गया, मीनिंगफुल परसेप्शन आ गया, वो गुणात्मक में आएगा। रेशनलिज्म
संरचनावाद, रिगिड तो कठोर प्रणाली तो हो ही नहीं सकती है, क्योंकि इसमें आपको पूरी छूट होती है क्वेश्चंस को अच्छे से पूछने की भी और समझने की भी। तो यहां पर इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 15 ऑप्शन नंबर डी। 15 के बाद क्वेश्चन नंबर 16। 3800 की एक धनराशि है, ए बी सी 3 व्यक्तियों में 1/2, 1/3, 3/4 के अनुपात में विभाजित की जाती है, तो सी नामक व्यक्ति का हिस्सा कितना होगा? तीन लोग हैं, 3800 की राशि है और डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16। आपको कैसा लग रहा है? मैं तो डीआई नहीं हो पा रही। अभी इसका देखो बेटा सॉल्यूशन भी दिखाएंगे, तरीका भी दिखाएंगे, बस हमने क्या करना है, उस तरीके को, उस मेथड को फॉलो करना है। जब भी कोई क्वेश्चन हो, मान लो अभी क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर हम आपको दिखाएं, दोबारा क्या करना, डिजिट बदल देना, नंबर बदल देना, फिर से इसी तरीके से करके देखना, क्योंकि ऑलमोस्ट उसी तरीके के ही क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डीपली जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपने कहा है, किसी ने कहा सी, तो यहां पर जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। क्यों डी? क्योंकि हमने सबसे पहले तो यहां पर ले लिया एलसीएम, 1/2, 1/3, 3/4। अब आप कहोगे ये 12 कैसे आया? हमने एलसीएम लिया, हमने एक ऐसी संख्या पकड़ी जो 2 में भी आनी चाहिए, 3 में भी आनी चाहिए और 4 में भी आनी चाहिए। अब मान लीजिए हमने लिखा है यहाँ पे, ये यहाँ पर हमारी संख्या 12 हो गई। अब 2 का अगर हम 12 में भाग देंगे कितना होगा? 6, यानी 2 6 12, 3 4 12 और 4 यहां पर आपके सामने, 1 मिनट रुकिए जरा, यहां पर क्या होना चाहिए भाई? क्योंकि 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई हो गया, बिल्कुल। यहां पर अगर 4 3 जा 12 होता है तो यहां पर जो है 3 × 3, हाँ बिल्कुल 9 हो जाएगा। तो 19 और 12 का यहाँ पे ये जो नया समीकरण बनेगा, ए का अनुपात 1/2, 19/12 इसी से निकाल लेंगे। दूसरा यहाँ पे निकालेंगे बी का अनुपात, सेम चीज है, इसको सॉल्व करेंगे। ये देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन है, सेम ऐसे ही सी का हम निकाल लेंगे, डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद में कितना आ जाएगा? 1800 रुपए। तो यहाँ पर पहले का निकला 1200, दूसरे का निकला 600, तीसरे का निकला 1800। अब मान लो जैसे ये संख्या है कि 1/2 लिखा है, बाई 19/12 लिखा है, इनटू लिखा है 3800। हम क्या करेंगे? 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। अब हमारा आया 19 और 6, तो हम इसको पलटा देंगे, 6/19 इंटू 3800 कर दो। ठीक है, सेम ऐसे ही दूसरे में भी करेंगे। अब 3 है तो 3 को यहाँ पे डिवाइड कर दो, 4 हो गया, 3 4 जा 12 होता है, तो 4/19 इंटू 3800 हो गया। सेम ऐसे ही तीनों चीजों का ही निकालेंगे और सही आंसर निकलेगा। हमें थर्ड पर्सन का चाहिए 1800 रुपए। पहले हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालने के बाद 9 ऐसे आया। अब आप कहोगे 9 कैसे आया? ऑलरेडी हमारे पास 3 लिखा हुआ था। और अगर हम यहाँ पर 12 की बात करते हैं तो 4 3 जा 12 होता है, यानी हम 3 की डिजिट ऊपर लिखेंगे, क्योंकि 3 हमारे पास ऑलरेडी है तो वो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, हायर एजुकेशन का एक क्वेश्चन आपके सामने, आंसर करना शुरू करिए। अब 1834 की कुख्यात कार्यव्रत मिनट्स को किससे संबद्ध किया जा सकता है? टू व्हाट मे द इनफेमस मिनट्स ऑफ 1834 बी कनेक्टेड? सेवेंटीन का बिल्कुल सही है, मैकाले। 1834 की कुख्यात कार्यव्रत मिनट्स, मैकाले मिनट्स भी इसको कहा जाता है, बेविंगटन मैकाले से संबंधित है। ये ब्रिटिश इतिहासकार थे, राजनीतिज्ञ थे। क्वेश्चन नंबर 18, आईसीटी का एक क्वेश्चन आपके सामने, ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित। अभी आईसीटी का क्वेश्चन है, इतना लॉन्ग क्वेश्चन है, आंसर करिएगा। प्रचालन तंत्र यानी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कौन सी चीज सही है? क्वेश्चन नंबर 18, लेंथ देखिए क्वेश्चन का,
कैसा पेपर लग रहा है? अगर आपके एग्जाम में आ जाए ऐसा पेपर, कितने लोग सॉल्व कर लेंगे? अभी ये आपका जो क्वेश्चन पेपर आप लोग देख रहे हो 10 जनवरी 2025 का पेपर है, और सोचिए 10 जनवरी को अगर ऐसा पेपर आ सकता है तो आने वाले एग्जाम में इसका लेवल कम होगा कि ज्यादा होगा? डेफिनेटली पहले से ज्यादा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिखाते हैं आंसर। ऑप्शन नंबर सी, बी, सी एंड डी ओनली। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की है तो यूटिलिटी प्रोग्राम इज द फर्स्ट प्रोग्राम लोडेड ड्यूरिंग बूटिंग, ये गलत है। दूसरा, मल्टी प्रोग्रामिंग की शुरुआत एक ही सीपीयू से बहुत सारे कार्यों के अंतः निष्पादन के लिए की गई थी। डॉस एकल यानी सिंगल यूजर है, बिल्कुल सही बात है। मेन फ्रेम कंप्यूटर मल्टी यूजर है, बिल्कुल सही बात है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रमोटर्स एंड प्रिंसिपल, बिल्कुल अलग लेवल क्वेश्चन का। मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है आप सभी लोगों को? पहला है जॉर्ज गैबनर, फेस्टिंगर और मैककॉबस डोनाल्ड और कॉर्ड्स एंड ब्लूमर, बिल्कुल अलग। ये किसी भी क्वेश्चन पेपर में नहीं है आपके, ये किसी बुक में भी नहीं है आपके। सोच सकते हो कि नए नए क्वेश्चन भी डाल रहे हैं ये लोग इस समय। अब ध्यान किस पे देना है? इन सिद्धांतों पे। कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी, एम्प्लीफिकेशन प्रिंसिपल, यूजेस ग्रेटिफिकेशन थ्योरी और एजेंडा सेटिंग प्रिंसिपल। ये जो थ्योरीज है ना, इसको आपने गूगल पे सर्च करना है। जितनी भी थ्योरी लिखी है इनको आप स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे गूगल पे इनको सर्च करो, और इनसे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो उनके भी प्रमोटर्स लिख लो अपने पास। क्वेश्चन नंबर 19 सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जॉर्ज गैबनर प्रवर्धन सिद्धांत, फेस्टिंगर संज्ञानात्मक असंगति सिद्धांत, मैककॉब्स डोनाल्ड शाह कार्यवली स्थापना सिद्धांत और कॉर्ड्स ब्लूमर प्रयोग परितोषण सिद्धांत। देख सकते हो बिल्कुल नया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20, क्रोनोलॉजी आ गई है हायर एजुकेशन से, आंसर करिएगा। अरेंज द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। कौन सा आयोग कब आया उससे रिलेट करते हुए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 सही आंसर क्या है? विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कब आया? 1948 में। सी आंसर सही है, ठीक है। माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, यूजीसी 1953, कोठारी आयोग 64, 66, ठीक है। चट्टोपाध्याय आयोग 1983। तो हायर एजुकेशन हो, एनईपी 2020 हो, इन सब से रिलेटेड आपके क्रोनोलॉजी आती है। क्वेश्चन नंबर 21, टीचिंग एप्टीट्यूड का एक क्वेश्चन आपके सामने। इंडिविजुअल एंड ग्रुप रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ। प्रणाम कुबेर, आंसर करो बेटा। क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट। ये लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर है, मैं आपको बार बार कह रही हूं 10 जनवरी का पेपर है। सोच सकते हो 10 जनवरी 2025 में ये लेवल है तो आपके आने वाले एग्जाम में क्या होगा। इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत और समूह उत्तरदायित्व का एक घटक किसमें ग्रुपिंग होती है, तुरंत समझ जाओ। जिसमें भी ग्रुपिंग होती है वही आपका आंसर होगा। 21 का सही आंसर कोऑपरेटिव लर्निंग, जहां हम समूह बना के भी काम करते हैं, व्यक्तिगत तौर पे भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सहकारी अधिगम। 22 क्वेश्चन नंबर, लॉजिकल रीजनिंग। Which of the following consider direct knowledge as a flawless knowledge of self? इनमें से प्रत्यक्ष को दोष रहित स्वलक्षण का ज्ञान कौन मानता है? न्याय, बुद्धिस्ट, वैशेषिक, जैन।
शीतल ने कहा है बी। देखते हैं, बिल्कुल सही है बी। बौद्ध जो धर्म है प्रत्यक्ष को दोष रहित स्वलक्षण का ज्ञान मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23। Which 3 stages of interpersonal communications are correct? अंतरव्यक्तिक, इंटरपर्सनल जो दो लोगों के बीच में होती है, अंतरव्यक्तिक संप्रेषण की 3 अवस्था कौन सी है? अब ये देखो, बिल्कुल नया क्वेश्चन है। इंटरपर्सनल के यहाँ पे 3 जो अवस्थाएं हैं या स्टेजेस हैं वो पूछी गई हैं। कौन सी है यहाँ पे? क्वेश्चन नंबर डालो बेटा, सब लोग क्वेश्चन नंबर डालो, जिससे कि मुझे पता चल सके कि किसने इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 23 याद रखिएगा, दोबारा पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर ए फैटिक स्टेज। ऑप्शन नंबर जो नेक्स्ट आया सी पर्सनल स्टेज। आत्मीय यानी ऑप्शन नंबर ई, ए सी ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अंतर यानी अंतरव्यक्तिक यानी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस में फैटिक अवस्था आती है, पर्सनल स्टेज आती है और आत्मीय अवस्था आती है। एक होता है इंटरपर्सनल, एक होता है इंट्रापर्सनल। कोई बता सकता है इन दोनों का जो डिफरेंस है? एक होता है इंटरपर्सनल, एक होता है इंट्रापर्सनल। क्या कोई डिफरेंस बता सकता है दोनों के बीच में? इंटरपर्सनल, इन दोनों के बीच में क्वेश्चन आता ही आता है। हाँ, इंटर में 2 लोग होते हैं। इंट्रापर्सनल में अगर इंट्रापर्सनल है यानी खुद से, जब हम अपने मन में बात करें तो इंट्रापर्सनल, 2 लोगों से बात करें इंटरपर्सनल। क्वेश्चन नंबर 24 रिसर्च स्टैटिक्स का एक क्वेश्चन है आपके सामने। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 24 इनमें से कौन विभिन्न सांख्यिकी मापनों विशेषता माध्य की सार्थकता के लिए निर्णय किया जाता है? 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जेड टेस्ट। जेड परीक्षण कोई भी सांख्यिकी परीक्षण है जिसके लिए शून्य परिकल्पना के तहत परीक्षण आंकड़ों का वितरण सामान्य वितरण के द्वारा अनुमानित किया जा सकता है। जेड परीक्षण वितरण के माध्य का परीक्षण करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आईसीटी का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25 आंसर करना शुरू करिए। एक तो इतनी गर्मी, ऊपर से बार बार लाइट का जाना, बड़ा बुरा हाल है। चलो भाई आंसर करते चलो, इसीलिए फटाफट से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिक्योरिटी रिस्क? इसमें से कौन सा सुरक्षा जोखिम नहीं है? हैकिंग, फायरवॉल, फिशिंग, फार्मिंग। हैकिंग आपको नाम से ही पता है, हैकिंग मतलब हैक कर लेना। फिशिंग यानी आपको जानबूझ के जाल में फंसाना। फार्मिंग भी उससे रिलेटेड है, लेकिन फायरवॉल एक ऐसी चीज है जो आपको प्रोटेक्ट करता है, जो आपको प्रोटेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 25 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
फायरवॉल एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली जो कॉन्फ़िगर करने योग्य सुरक्षा नियमों के आधार पर आने वाले और बाहर जाने वाले नेटवर्क ट्रैफिक की निगरानी और नियंत्रण करती है। क्वेश्चन नंबर 26, आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 26। डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग अ मेमोरी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर इंफॉर्मेशन इज नोन एज। अन्य जानकारी की उपस्थिति के कारण एक स्मृति तक पहुंच में कठिनाई को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन नंबर बी इंटरफेरेंस। अन्य जानकारी की उपस्थिति के कारण एक स्मृति तक पहुंच में कठिनाई को हस्तक्षेप यानी इंटरफेरेंस के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल ये वाला जो क्वेश्चन है, जो स्मृति की बात हो रही है, ठीक है, ये स्मृति के बारे में बात हो रही है, ये आपका टीचिंग एप्टीट्यूड से आएगा। ये स्मृति कंप्यूटर मेमोरी वाली स्मृति नहीं बोली जा रही है, टीचिंग एप्टीट्यूड का है ये क्वेश्चन, ठीक है। 27 क्वेश्चन नंबर, एनवायरनमेंट के कितने सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। हम लोग जनरली क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, अरे यहां से कौन पूछेगा। इस समय ये लोग यहीं से सबसे ज्यादा पूछ रहे हैं। ध्वनि सूचकांक L90 के द्वारा निम्नलिखित में से किसे दर्शाया जाता है। L90 लिखा है तो उसका क्या मतलब होगा। ऑप्शन नंबर ए बैकग्राउंड साउंड लेवल, पार्श्व ध्वनि स्तर। ध्वनि सूचकांक L90 द्वारा पार्श्व यानी बैकग्राउंड साउंड लेवल को दर्शाया जाता है। 28 क्वेश्चन नंबर, हायर एजुकेशन प्राचीन यूनिवर्सिटी। इवनिंग में जो क्लास होगा 8 बजे से होगा, ठीक है, 8 बजे से करेंगे। इनमें से कौन सा बौद्ध मठ विश्वविद्यालय नहीं है। 28 का सही आंसर बी तक्षशिला। तक्षशिला बौद्ध मठ विश्वविद्यालय नहीं है। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना भरत ने की थी, उसका नाम तक्ष के नाम पर रखा गया था। कौटिल्य और चरक जैसे विद्वान इस विश्वविद्यालय के अध्यापक माने जाते हैं। बाकी बौद्ध मठ विश्वविद्यालय में विक्रमशिला, नालंदा, उदंतपुरी है। अगला क्वेश्चन 29, एपिसोडिक बफर। भाई साहब क्या क्या उठा के कहां से दे रहे हैं, और किसी भी बुक में नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है, कहीं पर भी एपिसोडिक बफर, एपिसोडिक मेमोरी से रिलेटेड पहले पूछते थे। सेमेंटिक मेमोरी है ना, आपकी ये जो है एपिसोडिक मेमोरी क्या चीज है, पिछली बार उस तरीके की पूछी थी, आज उसी को ही डीपली कर दिया। 8 बजे होगी रात को, बिल्कुल एमसीक्यू की क्लास होगी। आईसीटी के 100 क्वेश्चन के अराउंड कराएंगे, तैयार रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 29 सीधे देखते हैं आंसर, क्योंकि मुझे पता है इसमें लगने वाला है तुक्का। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी, स्वनिमित पाश विजियोस्पेशियल स्केचपैड दीर्घावधि स्मृति से जानकारी एकत्रित करता है। एपिसोडिक बफर के लिए कौन सी चीज सही है, ऑप्शन नंबर डी। पढ़ लेना एक बारी, ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएगी। क्वेश्चन नंबर 30, मास कम्युनिकेशन को जो इवेंट्स हैं उनको आपको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में लगाना है। क्वेश्चन नंबर 30, जनसंचार से संबंधित इन घटनाओं का सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभी रिसेंटली मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाला था, उसमें मैंने मास कम्युनिकेशन का ये जो जनरेशन है ना, ये जो क्रोनोलॉजी है, इवेंट्स है, इनको मैंने डाला था उसमें।
हाँ, कम्युनिकेशन डेली बेसिस पे बेटा कुछ ना कुछ होएगा, ठीक है, तो परेशान मत लो, सारी चीजें करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30, मास कम्युनिकेशन पीडीएफ आपको मिलेगी। ये जो क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ है, इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पेपर की जो ये पीडीएफ मिलेगी, ये मिलेगी हमारी वेबसाइट से, ठीक है। जो हमारी क्लास होगी, जो मैराथन क्लासेस होती है या क्लास हमारी जो होती है आपकी थ्योरी से रिलेटेड, उन सब की पीडीएफ आपको मिलती है टेलीग्राम पे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको सारी की सारी लिंक मिल जाएगी, वेबसाइट की भी, टेलीग्राम की और साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल की भी। 30 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले क्या आया? समाचार पत्र, फिर आया रेडियो, फिर आया टेलीविजन, ईमेल और लास्ट में ऑनलाइन समाचार। ऑनलाइन समाचार कब आए? अभी रिसेंटली तो आने शुरू हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 31, आईसीटी का एक और क्वेश्चन, डिफिकल्ट लेवल रहेगा, जो रात की क्लास होगी उसमें, तो तैयार होकर आइएगा पूरी तरीके से। अ फॉर्म ऑफ कंप्यूटिंग यूज इन ईमेल सर्विसेज, ईमेल सेवा में प्रयुक्त कंप्यूटिंग का एक रूप इनमें से कौन सा है? 31, P2P सही आंसर है डी, क्लाउड। ईमेल सेवा में प्रयुक्त कंप्यूटिंग का एक रूप है क्लाउड। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, इंस्टीट्यूट यानी हायर एजुकेशन का क्वेश्चन है। इंस्टीट्यूट और उनके फाउंडर पूछे गए हैं। टाइम स्टार्ट हो रहा है अब। मिलिंद कॉलेज, राजघाट बसंत स्कूल, वनस्थली विद्यापीठ और ऑरोविल। थर्टी टू का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, मिलिंद कॉलेज जो आपका था, मिलिंद कॉलेज बी आर अम्बेडकर, राजघाट बसंत स्कूल कृष्णमूर्ति, वनस्थली विद्यापीठ हीरालाल शास्त्री, ऑरोविल श्री अरविंद। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 33, 10 जनवरी 2025 का लेटेस्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो मैं आपको बता दूं, एग्जाम में इससे भी डिफिकल्ट लेवल आएगा। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन पेपर उठाओगे उस समय आपको मेरी बात याद आएगी, क्योंकि वहां पर जब लेवल आप देखोगे तो पहले टाइम पर आपको यही लगेगा कि यार ये मुझे नहीं आता, ये क्वेश्चन पेपर मुझे नहीं आता, ये क्वेश्चंस मेरे बाउंस हो रहे हैं, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे। इसीलिए जो लेटेस्ट पैटर्न होता है क्वेश्चन पेपर का, उसको सॉल्व करना सही रहता है, जिससे कि एग्जाम में जब भी हमारे साथ ऐसी कंडीशन हो कि लगे कि चीजें डिफिकल्ट है, तो हम धीरे धीरे उनको समझ के करना शुरू कर दें। HDR मूवी, क्वेश्चन नंबर 33 बेटा ऑप्शन नंबर बी होगा इस क्वेश्चन का। किस परिभाषा के अनुसार परिभाषित किए जाने वाले पद को किसी प्रदत्त प्रकरण में सत्यता से अनुपयुक्त तभी किया जाता है यदि उस प्रकरण में विशिष्ट प्रकारों का प्रदर्शन के विशिष्ट परिणाम को फलित करता है? तो ऑपरेशनल डेफिनेशन, परफॉर्मेंस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन, प्रश्नात्मक परिभाषा या परिचालन परिभाषा एक स्पष्ट वस्तुपूर्ण विवरण है जिसका उपयोग सामाजिक विज्ञान में व्यवहार को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। अब एग्जाम आ रहा है, हमने क्या करना है, कैसे होगा? तो आपके सिनोनिम्स, डेफिनेशन, ऑपरेशनल डेफिनेशन, डायरेक्ट डेफिनेशन, सेमी डायरेक्ट डेफिनेशन। गूगल बाबा को जगाओ भाई, एग्जाम आ रहा है, 1 महीना नहीं रह गया एग्जाम में। गूगल बाबा से पूछो ये क्या क्या चीजें होती हैं। कुछ चीजें जो नहीं पूछी जा रही हैं उनको तो डायरेक्टली आपको पढ़ना पड़ेगा। तरन्नुम, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने 34।
आंसर करना शुरू करिए अब। यदि कोई शिक्षार्थी या शोधार्थी प्लेसबो अभिविन्यास में यथास्थ कंट्रोल समूह के होने का निर्णय लेता है तो उसके पास कितने समूह होने चाहिए? क्वेश्चन नंबर 34। का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 ग्रुप। यदि कोई शिक्षार्थी प्लेसबो अभिविन्यास या ओरिएंटेशन में यथास्थ समूह के होने का निर्णय लेता है तो उसके पास कम से कम 3 समूह होने चाहिए। 35 क्वेश्चन नंबर क्लासिकल स्क्वायर ऑफ अपोजिशन का एक क्वेश्चन 35। अब देखो कितना डिफिकल्ट लेवल कर दिया इन्होंने। क्लासिकल स्क्वायर पहले तो दूसरी तरीके से पूछे जाते थे, मोड फिगर, अब उसमें भी इन्होंने और चीज कर दी है। इन्होंने क्या कहा कि अगर हम फिगर 2 की बात करते हैं और हमारा मोड है AII, तो इनमें से कौन सी सही चीज होगी? सविता, मनीषा आंसर करो बेटा। क्वेश्चन नंबर हो गया 35। अगर हम फिगर 2 की बात करते हो तो फिगर 2 पहले में क्या होता है, फिगर 1 में क्या होता है? फिगर 1 में अगर हमारा मिडिल टर्म पहला और दूसरे प्रेमाइस में लास्ट में, और अगर हम फिगर 2 की बात करते हैं तो जब दोनों ही लास्ट में होते हैं, मिडिल टर्म की बात करते हैं तो मिडिल टर्म दोनों ही लास्ट में होते हैं, तो ऐसे समय पे क्या होगा? 35 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी ABE ओनली। मध्य पद यानी मिडिल टर्म, मोड ऑफ फिगर किससे निकलता है? मिडिल टर्म से। तो मिडिल टर्म दोनों आधार वाक्यों में विधेय के रूप में प्रकट होता है, प्रेडिकेट के रूप में। अवितरित मध्य पद तर्कों दोष होता है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल टर्म इज अ फैलेसी। इसमें निष्कर्ष किसी भी पद को वितरित नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 36 इजी क्वेश्चन है, ICT का, आंसर करिएगा। CPU, मॉनिटर, रैम, हार्ड डिस्क। और जिसको भी वीडियो अच्छा लगे जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मनीषा ने कहा है बी 36 ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब बेटा। CPU आदेशों को प्रक्रमित करता है, प्रोसेस द ऑर्डर्स। मॉनिटर क्या करता है? दृश्य निर्गम को प्रदर्शित करता है, द व्यू डिस्प्ले करता है ना, आउटपुट देता है। रैम क्या करता है? अस्थायी रूप से डेटा भंडारण करता है, स्टोर डेटा टेम्परली। हार्ड डिस्क क्या करता है? डेटा को परमानेंटली स्टोर करता है, ऑप्शन नंबर बी। 37 क्वेश्चन नंबर, किसी बुक में है क्या क्वेश्चन? वो लोग थम्स अप करो जो ये समझ रहे हैं कि किसी पर्टिकुलर बुक में ये नहीं है, और ऐसे कॉन्सेप्ट के लिए हमें डीपली चीजों को समझना पड़ेगा, फिर वो चाहे गूगल सर्च करना पड़े, विकिपीडिया सर्च करना पड़े, कुछ भी करना पड़े। Which of the following statement can be considered a valid scientific hypothesis? रिफ्रेश करो, अगर प्रॉपर नहीं दिख रहा है एक बार बेटा रिफ्रेश कर लो, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से नेटवर्क इशू भी हो रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रिफ्रेश कर लो बीच बीच में। इन्होंने कहा है वैध वैज्ञानिक परिकल्पना माना जा सकता है ऑप्शन नंबर बी को कि यदि हम 20 बादाम खाएंगे तो हृदय रोग के खतरे को कम कर पाएंगे। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बी वैलिड साइंटिफिक हाइपोथेसिस। साइंटिफिक यानी अगर हमने 20 बादाम खाया तो हमारा रिस्क जो है हार्ट डिजीज का वो कम हो जाएगा। 38 क्वेश्चन नंबर NEP 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से जुड़ा एक क्वेश्चन। सिलेक्ट द ट्रू स्टेटमेंट रिलेटेड टू NEP 2020।
क्वेश्चन नंबर 38 करेक्ट आंसर बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए, यानी ऑप्शन नंबर ए, प्रमोट मल्टीपल एंट्री मल्टीपल एग्जिट। अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देता है, नहीं भाई, ये कह रहा है कि अपने रीजनल लैंग्वेज को भी बढ़ावा दे रहा है। सी, यहाँ पर बहु और अंतर विषयात्मकता को बढ़ावा दे रहा है। और ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा में निजीकरण परोपकारी सहभागिता को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। तो ए, सी और डी एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग सही है। 39 क्वेश्चन नंबर जो कि है आपका किससे जुड़ा हुआ, डीआई से जुड़ा हुआ, जल्दी से आंसर करेंगे। चलो अभी इस क्वेश्चन का आंसर करो। ईयर वाइज इनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट इन कॉलेज, यहाँ पर ABCD कॉलेजेस हैं, इनरोलमेंट है ईयर वाइज। इन्होंने कहा कि सभी कॉलेजों को साथ लेने पर 2020 में, 2020 कहाँ ये रहा, में नामांकित छात्रों की कुल संख्या, यानी इनकी टोटल संख्या 2023 में, यानी यहाँ पे जो टोटल में नामांकित छात्रों की कुल संख्या से इनसे कितना अधिक है। कोई बात नहीं सविता बेटा, अब मैं क्या कर सकती हूँ, थोड़ा सा अभी ये क्वेश्चन जूम कर दूं क्या, क्योंकि क्या है ना, क्वेश्चन आप देख रहे हो कितने लंबे क्वेश्चन है। अगर मैं स्क्रीन पे इनको कर रही हूँ ना विद आंसर, समा ही नहीं रहे, इसलिए अगर थोड़ा सा विजिबिलिटी में इशू हो, थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो, क्योंकि अभी PDF मिलेगा तो उसमें आपको क्लियरली सब चीजें दिख जाएंगी। इतने लेंदी क्वेश्चन है बेटा, जब वही मेरे को लगता है कि जब एग्जाम देने जाओगे ना तो वहां पर आप लोग इसको थोड़ा सा जूम करने का एक ऑप्शन है, कर लेना, लेकिन मुझे ये भी पता है कि जूम करने के बाद बाकी का क्वेश्चन दिखना नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करो, आंसर करो इस क्वेश्चन का। इन्होंने कहा कि 2020, जल्दी से टोटल करो जरा 2020 का, 2020 का टोटल करके बताओ, 2023 का टोटल करके बताओ। फिर इन्होंने कहा कितना अधिक, जब भी आपसे पूछा जाए कितना अधिक है कितनी कमी है, तो ऐसी कंडीशन में आपस में डिफरेंस देखा जाता है। किसका, दोनों का। इन दोनों को आपस में कर दो माइनस, माइनस करने से क्या मिलेगा, डिफरेंस मिलेगा, यानी अंतर मिलेगा। अब वो जो डिफरेंस हो उसको लिखो ऊपर, नीचे किसको लिखोगे, 2023 में नामांकित छात्रों की कुल संख्या, किससे, 2023 का टोटल लिखोगे नीचे, इंटू कर दो 100, आंसर आ जाएगा। 39 का सीधा सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर, सोनम 29,600, भाई डिजिट बताओ, 2020 की डिजिट बताओ टोटल करके, और 2023 की टोटल डिजिट बताओ जरा। और दोनों को जब हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास कितनी डिजिट आएगी, जब हम माइनस करेंगे उस अंतर को लिखेंगे ऊपर। इन्होंने लिखा है कि हमें किससे निकालना है, 2023 में नामांकित छात्रों की कुल संख्या से कितना ज्यादा है, तो 2023 को लिखोगे नीचे। भाई देखो इन सब चीजों को लाइव क्लास में करके देख लो, तरीका मैं बता रही हूं आप लोगों को, सिंपल सा जोड़ो, 1200, 900, 1700, भाई कर लो, मैं बता दे रही हूं, क्योंकि फिर बाद में ये मत कहियो कि मैम वहां पे मेरे को करना नहीं आया। 2020 में 3800 निकला, 2023 में 3100 निकला, दोनों का डिफरेंस आया 700। ये अधूरा क्वेश्चन है, अधूरा क्वेश्चन है। अभी क्या करना है, 700 आया, 700 क्या हमारा डिफरेंस, 700 को लिखो ऊपर, नीचे किसको लिखोगे, 2023 का, यानी 3100। 2023 में 3100 है ना, उन्हीं की संख्या से बताना है, इंटू कर दो 100, 2 0 यहां से हटाओ, 2 0 यहां से हटाओ। अब 31 से 700 डिवाइड कर दो, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज तो पूछा नहीं है, बात तो सही है भाई, इसीलिए एक मिनट, यहाँ पर परसेंटेज नहीं पूछा गया है, इसलिए हम लोग परसेंटेज 100 से तो करेंगे ही नहीं, सीधा आंसर इन्होंने निकाल दिया 700। ऑप्शन नंबर डी सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि परसेंटेज नहीं पूछा गया। यहाँ पे परसेंटेज पूछा जाता तो हम यहाँ पे डिफरेंस निकालते, पूरा परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई करके निकालते, बट यहाँ पर सीधा क्वेश्चन है कि 2020 2023 आपस में हमने डिफरेंस निकाल दिया, आंसर डी सही है, बिल्कुल सही जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 40, अब देखते हैं ये क्वेश्चन कौन पहले सॉल्व करता है। सभी 4 वर्षों के दौरान 2020, 21, 22, 23 में कॉलेज बी में
नामांकित छात्रों की औसत संख्या, चारों को जोड़ लो और कितने हैं, 4 है ना, 4 साल हैं तो 4 से डिवाइड कर लो, बी का टोटल करो, टोटल करने के बाद डिवाइड किससे करना है, 20, 21, 22, 23, 4 साल है, 4 से डिवाइड कर दो, एवरेज निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 आंसर बताइए जल्दी से। सबसे पहले बी का टोटल बताइए। जब भी बी का पूछा जाएगा तो सीधे सीधे ऐसे जाएगा, ईयर वाइज पूछा जाएगा तो ऐसे जाएगा। तो बी का बताइए टोटल, इसको तो हाथ से कैलकुलेट कर लो भाई, 900, 800, 1000, 700। वीडियो को लाइक शेयर कर दो फटाफट अगर अच्छी लग रही हो क्लास। कितना निकलेगा बेटा, 850। सोनम ने सबसे पहले आंसर किया है, देखते हैं सही कि नहीं। 40 का बिल्कुल वेरी गुड बेटा, 850 सही आंसर। सबसे पहले सोनम ने आंसर किया इसका। सोनम के बाद HJDR और सोशल जर्नी, वेरी गुड। क्या करेंगे, चारों को जोड़ेंगे, 900, 800, 1000 और 700। जोड़ने के बाद इन्होंने सिर्फ कहा है औसत निकालिए। हमारे पास 4 साल है, एवरेज निकालने के लिए कितने साल या कितनी हमारे पास नंबर है तो उससे डिवाइड करेंगे 850। 41 क्वेश्चन नंबर देखते हैं कौन सबसे पहले सॉल्व करता है। 2020 और 2021 दोनों वर्षों को मिलाकर, 20 और 21 दोनों वर्षों को मिलाकर इन वर्षों के दौरान कॉलेज ए में नामांकित छात्रों की संख्या इन दोनों में, और वर्ष 22 और 23, वर्ष 22 और 23 की बात करें, दोनों वर्षों को मिलाकर कॉलेज सी में नामांकित छात्रों की संख्या कितने परसेंट। अब देखो यहां पर परसेंटेज लग गया है, यानी इंटू 100 किया जा सकता है। 41 का सही आंसर। अब क्या करना है, ए को जोड़ लो भाई, जल्दी से ए को जोड़ो। ए 2020 और 21 कितना है, 1200 और 1100, 2300। फिर ऐसे ही 2022 और 2023 को जोड़ लो। किसको जोड़ोगे, सी को जोड़ोगे, तो 1200 और 800 कितना हुआ, 2000। अब ये दोनों संख्या निकल गई। अब हम क्या करेंगे, 2300 माइनस कर देंगे 2000, कितना अधिक है तो हमारे पास निकल के आया 300 अधिक है। अब हम क्या करेंगे, 300 को लिखेंगे ऊपर, नीचे किसको लिखेंगे, क्या लिखा है, 2022-23 दोनों वर्षों को मिलाकर इन वर्षों के दौरान कॉलेज सी में नामांकित छात्रों की संख्या से कितनी अधिक है। तो नीचे किसको लिखेंगे, 2000 को लिखेंगे, क्योंकि इन्होंने किसकी वैल्यू नीचे पूछी गई है, सी की वैल्यू। इंटू कर दोगे 100, 3 0 यहां हटा दो, 3 0 यहां हटा दो, सिंपल सा कर दो। 300 डिवाइड कर दो किससे, 2 से, कितना आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपका। और सबसे पहले आंसर दिया है HJDR मूवी, बिल्कुल सही आंसर सबसे पहले। फिर प्रतीक ने, सोनम ने सही आंसर। मनीषा सी आंसर कैसे होगा बेटा, अभी मैंने तरीका बताया ना आपको। सबसे पहले ए को जोड़ लो, याद रखना कॉलेज ए की बात करिए तो ए को जोड़ोगे, सी की बात करिए तो सी को जोड़ोगे। आपस में कमी या ज्यादा अगर परसेंटेज में पूछी जाए, पिछले क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं पूछा था, इसमें पूछा है, तो आपस में डिफरेंस लिख दोगे। नीचे किसको लिखोगे, इन्होंने किससे कहा है कि यहाँ पर 2022-23 दोनों वर्षों को मिलाकर इन वर्षों के दौरान कॉलेज सी में छात्रों की संख्या से, तो किसकी संख्या से, 22-23, तो 22-23 की वैल्यू है 2000, इसको लिखो नीचे, इंटू करो 100, सही आंसर 15%। क्वेश्चन नंबर, चलो भाई 41 तक करा दिया मैंने। कुछ क्वेश्चंस थे जो डाउटफुल थे यहाँ पे, और आरसी को छोड़ दिया था हमने, तो 5 क्वेश्चन आरसी को छोड़ दो, तो हमारे पास 3-4 ही क्वेश्चन थे जो इसमें से नहीं हो पाए, बट चलिए बाकी तो हमने क्वेश्चन आपको करवा ही दिया है। अब ये जो शीट है ये आप सभी लोगों को वेबसाइट पर मिल जाएगी, अभी थोड़ी देर में मैं इसको अपडेट कर दूंगी। जिनके पास भी वेबसाइट की डिटेल नहीं है, यहाँ पर आप हमारे होम सेक्शन पे चले जाइए, टेलीग्राम
व्हाट्सएप चैनल और वेबसाइट सबकी लिंक अवेलेबल है। साथ ही साथ एग्जाम आ रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि पोस्ट पे जितने भी क्विज डाले जाएं आप उनको पोस्ट को चेक करते रहो, आंसर करो। जिनको भी बुक परचेस करनी है वो स्टोर पे जा करके जितनी भी लेटेस्ट बुक है हम अपडेट करें स्टोर में, आप लोग वहां से परचेस कर सकते हो। दूसरी बात, शॉर्ट वीडियोस हैं, उसमें आपको छोटे छोटे वन लाइनर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट डिटेल मिल जाएगी, उसको देखो। जिसको लगता है कि भाई चैनल में हमें सपोर्ट करना चाहिए तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप लोग ज्वाइन बटन से एज अ मेंबर आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। अब मिलेंगे रात की क्लास में। रात की क्लास कब होगी? रात को होगी 8 बजे, 8 बजे या 8:30 बजे, जैसे भी नेटवर्क हमें प्रॉपर मिलेगा। 8 बजे भी कर सकते हैं, 8:30 बजे भी। तो गाइस आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोगों के सपोर्ट से हमारे हो गए हैं 189 के सब्सक्राइबर और जल्दी ही पूरा करेंगे 190 का दायरा। तो आप लोग सपोर्ट करते रहिए। जो भी चीज ना समझ में आए कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।